सुनो, अगला चैप्टर है न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई प्लूरल होता है, अरे थोड़ा सा देखो ना, प्लूरल होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुई थी। उसी में पता चला था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और उसका लगभग सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से हिस्से में होता है, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियस में कौन कौन से लोग रहते हैं? दो टाइप के लोग रहते हैं न्यूक्लियस में, रहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? जैसे अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहा जाता है, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहा जाता है। उसी तरीके से चाइना नहीं चलेगा इसमें, चाइना तो चाइनीज हो जाता है, नहीं रसिया नहीं। अच्छा ठीक है, रसिया में रहने वाले को रसियन कहा जाता है। वैसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलेंगे, शांत रहिए, और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, बात है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये एक बहुत छोटा मास है, तो बहुत छोटे मास के लिए kg एक अच्छा यूनिट नहीं है। तो छोटे छोटे मास को मेजर करने के लिए मास का जो यूनिट यूज किया जाता है वो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है खाली। पुराने जमाने में पूरा AMU लिखा जाता था, अब नए जमाने में इसको सिर्फ U लिखा जाता है, समय की कमी है। इसको पढ़ा जाता है यूनिफाइड मास। क्या पढ़ा जाता है? यूनिफाइड मास यूनिट, और ये है एटॉमिक मास यूनिट, दोनों लेकिन सेम चीज है। ये पुराना नामकरण है, ये नया नामकरण है। तो जब इस केजी को तुम यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो वो मिलता है 1.0072 AMU कहिए चाहे U कहिए, ठीक। न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से हल्का सा भारी होता है। लगभग में देखा जाए तो दोनों का मास लगेगा कि सेम ही है, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। 1.67 ये भी है, 1.67 ये भी है, लेकिन ये 26 हो जाता है, ये 49 हो जाता है। डेसिमल के तीसरे प्लेस पे जाके थोड़ा सा बदल जा रहा है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। इसको जब आप यूनिफाइड मास में कन्वर्ट करिएगा ये आता है 1.00866, इतना आता है, ठीक है। सवाल है कि भाई ये AMU चाहे यूनिफाइड मास नहीं, ये आखिर होता कितना है? तो करना क्या है कि आपको कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट AMU या फिर यूनिफाइड मास यूनिट U होता क्या है, तो उसके लिए करना यह है कि कार्बन का एक एटम लेना है। तो कौन सा कार्बन? C12 लेना है, क्योंकि कार्बन के दो आइसोटोप्स हमने पढ़े हैं, C12 और C14। कौन सा लेना है आपको? उसको जोख लेना है, तौल लेना है, उसका मास मेजर कर लेना है और उसको 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करने पर जो मास आपको मिलेगा उसी को बोला जाता है 1 AMU चाहे 1 यूनिफाइड मास यूनिट। तो कहें तो ये है इट इज इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन C12, ठीक। यानी अगर आपको चाहिए 1 AMU चाहिए चाहे आपको चाहिए 1 U, तो क्या करना होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कौन? C12 को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको पता है कितना मिलता है? 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? चलिए, इसी को बोला जाएगा 1 U या फिर 1 AMU। अब एक बात बताइए, ये 1.660 करके है और यह है 1.67, बाकी 10⁻⁻27 kg उसमें भी है, -10⁻27 kg, सॉरी 10⁻⁻27 kg इसमें भी है। तो अंतर यही पे ना आ रहा है थोड़ा सा, अरे बोलो ना। तो ये 1.66 है, ये 1.67, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो 1 U से तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अरे 1 U 1.66 आ रहा है, ये 1.67 आ रही है दोनों, तो इसीलिए देखो ना 1 U से ज्यादा नहीं आया है, 1.00 बहुत ज्यादा नहीं आएगा, हल्का सा ज्यादा आएगा।
तो 1.00727 1.006 लेकिन लगभग, अच्छा यहाँ लगभग देना जरूरी नहीं है, ये इक्वल होगा। लगभग में हम इसको 1U और इसको भी क्या 1U मान लेंगे। अरे 1.00 के बाद अगर कुछ है तो हम उसको लगभग 1 नहीं मान लेंगे। 1,07,27 रुपये में कुछ खरीदे हो तो कौन सी का 727, 1 लाख में खरीदे हैं। 1,07,27 रुपये अगर है तो 727 को देखिए हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 727 रुपये में ठोरी घूम लेंगे, मन 1 लाख का बाइक खरीदेंगे क्या 727 रुपये में। चलिए तो लगभग हम उसको 1 यूनिफाइड मास यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपकी किताब में लिखा हुआ है। बिहार बोर्ड ने पूछा 2020 में कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, तो हमने क्या पढ़ा है 1 AMU इक्वल होता है 1.66054 इंटू 10⁻20, लेकिन उसने डेसिमल के एक प्लेस तक दिया है। लेकिन अब उसको समझना चाहिए, बिहार बोर्ड को ये बात समझना चाहिए कि डेसिमल के दूसरे प्लेस पे कौन है 6 है, और जब 6 गायब होगा तो ये 7 ना बनेगा। तो या तो इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक देना चाहिए था, नहीं तो इसको क्या करना चाहिए था 7 करना चाहिए। लेकिन चलिए चलता है, अपना प्यारा दुलारा बोर्ड है, चलता है, ठीक है। सिंबल ऑफ एटम्स हम जानते हैं। अरे तो इसमें कुछ है ही नहीं कि हम लोग कल पे छोड़े। आप जानते हैं किसी भी एटम को जब सिंबलाइज किया जाता है तो नीचे में लिखा जाता है Z, ऊपर में लिखा जाता है A। चाहे ऐसे भी लिखा जाता है, यहां लिख देगा Z, यहां लिख देगा A, चाहे ऐसे भी लिख देगा, यहां लिख देगा Z, इधर लिख देगा। लेकिन इतना कंफर्म है Z नीचे ही लिखेगा, A को ऊपर ही लिखेगा। भले इधर उधर कर सकता है लेकिन ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। नीचे में Z, ऊपर में A होगा। आप बताइए ये Z क्या है, इसको कहा जाता है एटॉमिक, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए को क्या बोला जाता है मास नंबर, और ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और जब मैंने न्यूक्लियॉन बोला तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल रहा हूं, नहीं समझे आप। जैसे मान लीजिए कि मुझको काउंट करना है, नंबर ऑफ एसेसियंस काउंट करना है। ये तुमको समझ में नहीं आया? हाँ ये काउंट मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स काउंट करके जोड़ दूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो वही बात है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में दोनों आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन्स। अब बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग Z लिख सकते हैं, तो A बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह Z लिख लीजिए, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन्स। इस Z को इधर बुला लाइए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा A माइनस Z। नहीं समझे? तो ये दोबारा बता रहा हूं या फिर तिबारा बता रहा हूं, कई बार देखा है हम लोगों ने कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, इसमें से इसको घटाना पड़ता है। क्या कर रहे हो रे इसमें से इसको घटाते हैं ना हम लोग, करना पड़ता है ऐसा। अब आप बताइए कि पूछ रहा है बिहार बोर्ड 2018-2022 में बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? A माइनस Z करके निकलेगा। मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को हटा लीजिएगा, ऐसे करके मिलेगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब सुनिए ना, वो बस हो गया। अरे दिमाग कौन सी, मैं 6 घंटा से पढ़ा रहा हूं, अभी 2 घंटा और पढ़ाना है। तुमको मेरी फिक्र है? सुन लो, सामने वाले से इंस्पिरेशन लो। नहीं मेरी चिंता है तो बैठ के पढ़ लो। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने लोग रह रहे हैं। ज्यादा लोग रहेंगे न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा होगा, कम लोग रहेंगे न्यूक्लियस छोटा सा होगा। अब कितने लोग हैं न्यूक्लियस में, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? एटॉमिक नंबर देखते हैं कि मास नंबर देखते हैं? एटॉमिक नंबर देखते हैं। अरे मास नंबर ना देखते हैं। तो जितना ज्यादा मास नंबर, जितना ज्यादा
मास नंबर उतना बड़ा न्यूक्लियस, यानी उतना ज्यादा उसका रेडियस। अरे कोई चीज बड़ा छोटा है तो उसके लिए हम रेडियस निकाल के देख लेंगे, रेडियस निकल गया तो सब निकल जाता है, सरकमफेरेंस निकल जाएगा, बोलो ना, एरिया, सरफेस एरिया निकल जाएगा, सरकमफेरेंस उसका क्या निकलेगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, है कि नहीं, सब कुछ निकल जाएगा। तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास नंबर के पावर 1/3 के। आपको पता है पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट हुआ, यानी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब रूट ऑफ ए के। अब जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट है आर नॉट, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ क्या बताइए, ए। ऐसे याद रखेंगे। आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी कहा जाता है, यानी ये लिखा हुआ है 1.2 फर्मी। बोलो बाबू। अब एग्जाम्पल लेना हम लोग, तो एग्जाम्पल चलिए हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, जिसका मास नंबर होता है 27। कोई पूछेगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आर नॉट की जगह और यहां क्यूब रूट ऑफ ए की जगह 27 ना, हाँ आर नॉट की जगह 1.2 फर्मी। और बताइए 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, 3, और यहां से हमको मिल गया 3.6 फर्मी। सही है, यानी एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस होगा उसका रेडियस होता है 3.6 फर्मी। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। ऑल न्यूक्लियाई आर नॉट ऑफ सेम साइज। सब न्यूक्लियाई सेम साइज के, एकदम सही बात है। हीलियम का छोटा होगा, कार्बन का बड़ा होगा, ऑक्सीजन का और बड़ा होगा, तो ये सही बोल रहा है। अगला बोल रहा है साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास। अरे वही मास नंबर, मास नंबर पर डिपेंड, ये भी सही बोल रहा है। क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ या ना? है। बीच में बिकॉज लगा के पढ़ो। सारे न्यूक्लियाई का साइज सेम नहीं होता है, क्योंकि साइज जो है वो मास नंबर पर डिपेंड करता है, यही तो एक्सप्लेनेशन है। अब सबका मास नंबर अलग अलग, इसका मतलब सबका साइज भी अलग अलग हो जाए। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाते हैं। याद है ना 4 ऑप्शन क्या होता था? पहले ऑप्शन में दोनों सही होता था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता था। दूसरे ऑप्शन में दोनों सही तो होता था लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तीसरे ऑप्शन में ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत, चौथे ऑप्शन में नीचे वाला सही ऊपर, ऐसा करके होता है। तो ए नंबर रहेगा। मास एनर्जी, आइंस्टीन ने क्या कहा? मास इज अनदर फॉर्म ऑफ क्या, और हम चाहें तो मास को एनर्जी में, चाहे एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इक्विवेलेंस क्या था? E बराबर mc²। ठीक है, ये सब पहले से हम लोगों को क्लियर है, जिसमें c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। एक सवाल है, अब बस कर देखो, जितना होते जाएगा ना उतना ठीक रहेगा। मास 1 ग्राम है, मास कितना है? 1 ग्राम है। मास क्या है? 1 ग्राम है। हमको इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले बताइए ग्राम ऐसा यूनिट तो नहीं ना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई करें कि 1000 से डिवाइड करें? मल्टीप्लाई करें, हाँ मल्टीप्लाई कर दें। 1 ग्राम 1000 केजी के बराबर होता है। ऐसे ही अटपटा लग गया, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg। अब एनर्जी निकालना है तो mc² करेंगे। m की जगह पे 10⁻³ और c का मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और आंसर किस में आएगा? जूल में आ जाएगा। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9, और ये 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16 होगा, और उसमें से 3 घटा लो तो 10⁻ कितना होगा? 13 हो जाएगा। इतना जूल एनर्जी निकलेगा। 10⁻, ये लगभग देखा जाए तो 10⁻14 जूल लिखा हुआ है। सुन लो, 1 मिनट पहले समझा देता हूं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं समझ लो इधर। 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लीजिए, नो मैटर आप वो क्या लेते हैं, आप 1 ग्राम कार्बन लीजिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसको अगर पूरी तरीके से एनर्जी में बदल दीजिएगा, लगभग
लगभग इतनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो। कितनी एनर्जी में? ये 1,00,000 अरब जूल लिखा हुआ है। इतनी एनर्जी हमको मिलती है जब हम 1 किलो यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन कराएं, तो इतनी एनर्जी मिलती है। नागासाकी वगैरह, नागासाकी में शायद यूरेनियम ही यूज हुआ था, और उसमें पता है कितने का फ्यूजन हुआ था? 0 पॉइंट समथिंग ग्राम हुआ था, 0.68 ग्राम ऐसा कुछ हुआ था। 1 ग्राम से भी कम का न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था। आप समझिएगा बात को, 1 ग्राम से भी कम का न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था, तो जितनी एनर्जी निकली थी पूरा नागासाकी बर्बाद हो गया था। अब सोचो कि अब भेजा शायद बहुत गया था, 8-10 केजी भेजा गया, मुझे अब एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, आगे 60 की 70 केजी भेजा गया था, 1 ग्राम से भी कम का हुआ था। आप समझिए सारा फट गया होता तो क्या होता। ठीक है, 1 केजी अगर यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन अगर हम करा दें, अरे बोलो ना, तो नागासाकी तो छोड़ो, लगभग आधा जापान गायब हो गया होता। तो 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो समझ के चलो कि वो राज्य बर्बाद हो सकता है, इतना एनर्जी रिलीज होगा उसमें। तो मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना कोई मामूली काम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। और एक आखिरी बात ये समझ लो, खाली चले जाना, कि मास अगर 1 AMU हो, कितना हो? तो 1 AMU का मतलब 1.6605 into 10⁻⁻27 kg अगर हो, और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो बाबू mc² करना होगा। m की जगह पे इसको रखना होगा 1.6605 into 10⁻27, 80 का मतलब 3 into 10⁸ का स्क्वायर। लेकिन आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। लेकिन सुनिए, ये कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 10⁻16 है और ये माइनस में 10⁻27 है, तो अल्टीमेटली आंसर नेगेटिव में ही रह जाएगा, छोटा ही एनर्जी मिलेगा। तो जूल उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का अच्छा यूनिट नहीं होगा। छोटे मास को रिप्रेजेंट किया जाता है AMU में, छोटी एनर्जीज को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल कितना होगा? इसको नीचे लेके जाएं, 1/1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जूल की जगह पे अगर क्या लिखना चाहते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना चाहते हो तो 1.6 into 10⁻⁻19 से डिवाइड करो। तो इसको जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 into 10⁻⁻19 से, ये जूल कन्वर्ट हो जाएगा किस में? जूल कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको इससे मिलने वाला डेटा याद करना है। एंड द डेटा इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहानी मेगा में चली गई है। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ रहे थे। अब जो एनर्जीज होंगी वो किस में मिलने वाली है हमको? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा का मतलब 10 लाख होता है, 10⁻6। मेगा का मतलब होता है 10⁻, कहने का मतलब है कि 1 एनर्जी, सॉरी 1 मास को, यानी एक प्रोटॉन ले लो चाहे एक न्यूट्रॉन ले लो, बोलो ना, उसको अगर पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करोगे लगभग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगा। ये याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। बस अब देखो, इतना तुम रुक गए। देखो तुम मुझको, देखो मैं बता रहा हूं, तुम मुझको गाली दे लेना, ठीक है? कहाँ जा रहा है? आएगा ना फिर तुम? बस 2 मिनट और रुकिए। ये ऐसा चीज है कि जो इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं आपको। तब एक काम करना, तब आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन ये पढ़ लेना अपने से, ठीक है? तो हमको 2 मिनट समय तो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ चलो ठीक है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर सेम नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो जैसे ही Z लिखा गया है ऊपर में A1 लिखें,
तो इसे इधर जेड होगा तो ये भी एक्स ही होगा और ये A2 होगा। देखो मेन बात सुनो, एक मिनट मेन बात सुनो। कोई भी एटम का जो या किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो कौन डिसाइड करता है? आप समझे नहीं मैं पूछना क्या चाह रहा हूं? शुरू का पहला लेटर, नहीं एक मिनट, वो एलिमेंट कार्बन है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है, कौन डिसाइड करता है पता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक मिनट इधर सब लोग इधर देखो, कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करता है ये कौन सा एलिमेंट होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर। जल्दी बोलिए, एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट भी सेम रहेगा, मास नंबर कुछ भी हो। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन C12 और कार्बन C जो 14 होता है एटॉमिक नंबर सेम है ना, इसीलिए ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, लेकिन मास नंबर तो अलग अलग हो गया। अरे बोलो, इनको आइसोटोप्स बोला जाएगा। सेम एलिमेंट होते हैं, बस मास नंबर अलग अलग होता है, और इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। कौन सी बड़ी बात थी इसमें? आइसो बार में ये पलट जाएगा। आइसो बार में ये कुछ Z1 और ये A रहेगा, तो अब ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बाबू। आइसो बार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे C6 और 14 था, ये था ना, और N7 और 14 होता है। अब आप बताइए क्या सेम एलिमेंट है? क्यों सेम एलिमेंट नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। भले नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दोनों में सेम है, इसमें भी 14 लोग हैं, इसमें भी 14 लोग हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम नहीं है। तो इसमें सेम होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अरे बोलो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल बहुत अच्छा वाला है, H11 H1 H13, ये भी तो होता है ना, हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप। इसमें भी एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना है? इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। कितना है? 0 है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 1। इसमें कितना है? 2। ऐसा है कहानी। आखिरी है आइसोटोन्स, बस हो गया। आइसोटोन्स आखिरी है। आइसोटोन्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी सेम नहीं होंगे। यानी ना एटॉमिक नंबर सेम होगा ना मास नंबर सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। तो ऐसे में इसको X बोला जाए और इसको तो Z1 Z2 भी अलग होगा, A1 A2 भी अलग होगा, लेकिन A1 माइनस Z1 बराबर होगा A2 माइनस Z2 के। अरे A1 माइनस Z1 से हमको इसका न्यूट्रॉन मिल गया, A2 माइनस Z2 से हमको इसका न्यूट्रॉन मिल गया। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके लिए, तो एग्जाम्पल में काम करते हैं ना हम लोग, C14 ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 और 16 ले लेते हैं। बताओ ना, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। देखो बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, कैसे सेम है? इसमें से इसको घटाओ, 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 गया। आप समझ रहे हैं? तो ये आइसोटोन्स हो गई। इज इट क्लियर? हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सब हमको नहीं देखना है क्योंकि हम न्यूक्लियाई पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। सही है, चलिए कल मिलते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स।